हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं कार्तिक सारड़ा आज से आपको जीके पढ़ाऊंगा। तो जीके जो है वो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। जैसे और बहुत से बच्चों की ये शिकायत होती है कि उनको जीके याद नहीं होती, क्या करें कैसे करें। तो मैं पढ़ाऊंगा तो सही आपको, पर साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने जीके को याद किया और कैसे उसको लॉन्ग टाइम बनाया ताकि वो मेरे साथ बनी रहे। तो हम क्या करते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम हिस्ट्री को जैसे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बुक उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, जो हिस्ट्री है वो पॉइंट वाइज दे रखी होती है। तो हम जब इन पॉइंट्स को याद करते हैं तो एक दिन याद रहता है, लेकिन अगले दिन हम वो पॉइंट वापस से भूलने लगते हैं। तो हिस्ट्री को ऐसे नहीं पढ़ के, अगर हम हिस्ट्री को सिर्फ ऐसे पढ़ें जैसे कि वो एक स्टोरी हो, तो शायद वो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहेगी। क्योंकि हमने देखा है कि लॉयन एंड माउस की स्टोरी हमने बचपन में याद की थी, लेकिन वो आज तक हमें याद है। वैसे ही जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी होते हैं, लेकिन अगर हमें एक बार कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो हमें ज़्यादा फैक्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमें अपने आप ही पता रहते हैं। जैसे कि अगर हमें पता है कि इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून अगर इस दिशा से भारत में प्रवेश करता है, तो ये बात याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि पहला राज्य जिसको मानसून प्राप्त होगा वो केरल होगा, ठीक है। तो अगर हम सभी पूरी जीके को, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अगर धीरे धीरे उसको पढ़ें, समझते हुए पढ़ें, तो शायद हमें उसको याद रखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं अभी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए आपको उसी वे में पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आप उसे लॉन्ग टर्म याद रख सकें और आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आज हम हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए आप सब लोग। हिस्ट्री, हिस्ट्री माने इतिहास। इतिहास क्या होता है? तो इतिहास हमारा बीता हुआ कल। तो पेपर में हमसे हमारा बीता हुआ कल पूछा जाएगा? नहीं। पेपर में हमसे क्या पूछा जाएगा? पेपर में हमसे पूछा जाएगा भारत का बीता हुआ कल। तो हमें क्या पढ़ना है? भारत का इतिहास, ठीक है। तो इतिहास को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये जो डिवीज़न किया है ये किया गया है बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा ये डिवीज़न किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, और जो तीसरा है वो है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, ठीक है। तो अगर मैं इनके टाइम पीरियड की बात करूँ, टाइम स्पैन की बात करूँ, तो ये जो शुरुआत है ये है मानव उत्पत्ति से लेकर 8वीं सदी तक, ठीक है। उसके बाद 8वीं सदी से लेकर 1757 तक, और आधुनिक भारत होगा 1757 से आज तक। तो मेजरली इन 3 पार्ट में इतिहास को डिवाइड किया गया है। फिर अगर मैं पूछूं आपसे, अगर शासन व्यवस्था के हिसाब से, तो ये शासन व्यवस्था पूर्णतः हिंदू शासन व्यवस्था है इस टाइम पीरियड में। हिंदू शासन व्यवस्था। मध्यकालीन भारत में पूर्णतः मुस्लिम शासन व्यवस्था है, क्योंकि 712 शताब्दी में 712 में एक आक्रमण हुआ था जिसका नाम था बैटल ऑफ राबर। ये भारत पर हुआ पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था। यहाँ से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई,
और 1757 आपको याद होगा, ये भी एक बैटल थी, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में ये भारत में सबसे पहले अंग्रेज़ों का पहला सफल आक्रमण है। यहाँ से धीरे धीरे मुस्लिम शासन का अंत शुरू हो गया। तो इस काल में, मध्यकालीन भारत में हम जो भी पढ़ेंगे वो पूर्णतः मुस्लिम शासन व्यवस्था पर आधारित होगा। और तीसरा है आधुनिक भारत। जैसे कि अभी मैंने आपको 1757 की लड़ाई बताई, बैटल ऑफ प्लासी, तो यहाँ से ब्रिटिश रूल शुरू हुआ। और इससे हम पढ़ने वाले हैं 1949 तक, ठीक है, जहाँ पर भारत आज़ाद हुआ। चलिए आगे चलते हैं। ये जो पूरा विभाजन है ये किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ उनको इन्होंने नाम दिया आधुनिक भारत, मतलब मॉडर्न इंडिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और जो हमारा शासनकाल का टाइम था उसे इन्होंने नाम दिया प्राचीन और मध्य, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ब्रिटिशर्स हमेशा से ही यही मानते थे कि वो खुद सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक विभाजन और किया, इतिहास का एक विभाजन हमने हमारी तरफ से किया। और हमने जो इतिहास का विभाजन किया उसमें हमने पुरातात्विक और लिखित साक्ष्यों के आधार पर, यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और रिटन इंस्क्रिप्शन को महत्वता दी। देखिए कैसे। इसमें पहला था प्राक-ऐतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को इंग्लिश में कहेंगे प्री हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक को इंग्लिश में कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिक, और ऐतिहासिक को हम इंग्लिश में कहेंगे हिस्टोरिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जो विभाजन किया था इतिहास का वो पुरातात्विक साक्ष्यों, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और रिटन इंस्क्रिप्शन यानी लिखित साक्ष्यों या लिखित लेखों के आधार पर किया गया था। तो पहले पार्ट में क्या होगा, तो यहाँ प्राक ऐतिहासिक जो टाइम पीरियड है इसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य, तो यहाँ हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले, लेकिन हमें इस टाइम पीरियड का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। तो अगर लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि उनकी शासन व्यवस्था क्या थी और कैसे थी, ठीक है। हमें सिर्फ यही पता चल पाएगा कि उनकी जीवन शैली कैसी थी, वो कैसे रहते थे, कैसे नहीं रहते थे, ठीक है। अब दूसरी व्यवस्था में आते हैं, दूसरे टाइम पीरियड में, जिसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेंगे और लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे। लेकिन होगा क्या कि ये जो लिखित साक्ष्य हैं उनकी जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो पढ़ी नहीं जा सकी, तो इसमें भी हम कुछ नहीं बता सकते कि उनकी शासन व्यवस्था क्या होगी। बस अनुमान के आधार पर बता सकते हैं कि क्या क्या होता होगा या कैसे होता होगा। और जो तीसरी व्यवस्था है हमारी, तीसरी व्यवस्था में हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेंगे, लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे, और लिखित साक्ष्य ऐसे होंगे जिनको पढ़ा जा चुका है। और साथ के साथ इसमें एक चीज़ हमारे लिए एक्स्ट्रा होगी, वो होगा विदेशी विवरण। इस टाइम पीरियड के हमें विदेशी विवरण भी उपलब्ध हैं। तो अगर मैं इन सभी टाइम पीरियड के एक एग्जाम्पल की बात करूं तो उदाहरण, इसका प्री हिस्टोरिक पीरियड का सबसे बेस्ट उदाहरण है हमारे पास पाषाण काल।
प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का अगर बेस्ट एग्जाम्पल पूछूं तो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। और अगर हिस्टोरिक पीरियड की बात करूं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, मौर्य का। क्योंकि देखिए पाषाण काल के हमें बर्तन औजार सभी मिले हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड का कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले प्लस लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी। तो जितने भी लिखित साक्ष्य मिले, जितने भी रिटन एविडेंस मिले या फिर जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हमें, उनको आज तक नहीं पढ़ा जा सका, तो वो हमारे लिए अर्थहीन है। और वहीं अगर मैं बात करूँ मौर्य काल की, तो मौर्य काल के हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले ही हैं, साथ में रिटर्न इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो कि अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के शिलालेख मान सकते हैं, जिन्हें पढ़ा भी जा चुका है। और साथ के साथ हमें इसका विदेशी विवरण भी मिला है। तो विदेशी विवरण में क्या मिला है? मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, आशा करता हूँ आप सबको ये समझ आया होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारी मेन हिस्ट्री से। अभी तक हमने देखा हिस्ट्री का विभाजन अंग्रेजों के द्वारा और हमारे द्वारा। अब हम शुरू करेंगे पाषाण काल से। इंग्लिश में कहेंगे इसको स्टोन एज। स्टोन एज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया मानव के विकास के आधार पर, जिसमें पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा होगा नव पाषाण काल। अब पाषाण काल को 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि यहाँ पर मानव की उत्पत्ति हुई है और धीरे धीरे वो सीखता सीखता मध्य पाषाण काल में और कुछ नई चीज़ें सीखता सीखता नव पाषाण काल में पहुँचा है। ठीक है, तो अब हम मानव का विकास देखेंगे, लेकिन हम चीज़ों को लिंक करते हुए चलेंगे ताकि हमें वो साथ के साथ याद होते रहे। चलो इनके इंग्लिश नाम भी बता देता हूँ साथ के साथ। इसे कहते हैं पैलियोलिथिक एज, ये होगी हमारे लिए मीजोलिथिक एज और ये है नियोलिथिक एज। अब पूरा पाषाण काल में मानव की उत्पत्ति हुई है। अब एक नया जन्मा बच्चा होता है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे चीज़ें सीखता है, बड़ा होते होते सीखता रहता है। तो जो उसका बचपन का टाइम पीरियड होता है वो उसके लिए सबसे बड़ा होता है क्योंकि उसमें वो सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखता है। तो ये होगा सर्वाधिक लंबा काल, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से मानव को नया जन्मा बच्चा ही मान लेते हैं। जो पूरा पाषाण काल का टाइम है वो सबसे लंबा है। फिर इसमें मानव क्या करेगा, कैसे करेगा? तो इसमें मानव पूरी तरह से घुमंतु जीवन व्यतीत करेगा, क्योंकि उसे शिकार के लिए भी भागना पड़ेगा, शिकार पकड़ने के लिए। साथ के साथ अगर कोई जंगली जानवर उसके पीछे पड़ गया तो उससे बचने के लिए भी उससे भागना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मानव का जीवन है वो पूरी तरह से घुमंतु है, घुमंतु जीवन व्यतीत किया मानव ने यहाँ पर। साथ के साथ न्यूबॉर्न बेबी होता है तो कुछ कपड़े वपड़े तो होते नहीं है, नंगा ही होता है। तो वैसे है कि जो पूरा पाषाण काल का मानव है वो वस्त्र विहीन है।
वस्त्र विहीन है इसमें मानव, ठीक है। और यहाँ पर जो खाने के लिए जो चीज़ें खा रहा है वो सारे के सारे कच्चे फल या फिर कच्ची सब्जियाँ या कच्चा मांस, खाने का कुछ भी यहाँ पर उसको ठिकाना नहीं है पक्का। और अगर मैं बात करूँ आग की, तो आग का यहाँ पर अस्तित्व तो है मानव के लिए, लेकिन आग का उसे उपयोग नहीं पता। मानव को नहीं पता कि आग कैसे उत्पन्न करनी है या फिर आग को कैसे जलाना है। उसके लिए आग है, आग का अस्तित्व है, लेकिन यहाँ पर मानव को ये नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे वो अपनी जान बचाने के लिए कर सकता है, कैसे उसका उपयोग वो खाना पकाने के लिए कर सकता है, ठीक है। अब हम जब आएंगे मेसोलिथिक एज में, तो यहाँ पर भी मानव घुमंतु जीवन व्यतीत कर रहा है पूरा पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में भी मानव घुमंतु जीवन ही व्यतीत कर रहा है। यहाँ पर मानव वस्त्र विहीन है, लेकिन अब उसने वस्त्र बनाना सीख लिया। तो जब वस्त्र बनाने सीख लिए तो वस्त्र किस चीज़ के बनाएगा? तो वस्त्र बनाया इसने पेड़ों की छाल के, साथ में पत्तों के और जानवरों की खाल। जानवरों की खाल यही लपेट के घूमेगा। और यहाँ पर मानव कच्चा खा रहा है, यहाँ पर भी मानव कच्चा ही खा रहा है। यहाँ आग का अस्तित्व था, पूरा पाषाण काल में उसके लिए आग का अस्तित्व था, लेकिन नव पाषाण मध्य पाषाण काल में उसने आग का उपयोग सीख लिया। यहाँ उसने आग का उपयोग सीख लिया, लेकिन अभी तक उसने आग का उपयोग पूरी तरह से नहीं सीखा। धीरे धीरे आग जलाना सीखा है, अब वो आग के उपयोग भी सीखेगा। यहाँ उसने सिर्फ आग जलाना सीखा है। और यहाँ पर नया क्या सीखा? और एक मानव ने यहाँ पर नई चीज़ ये सीखी कि पहिए का उपयोग वो सामान ढोने के लिए किस तरह कर सकता है, वो सीखा। तो पहिए का उपयोग सीखा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा आशा करता हूँ। पूरा पाषाण काल में मानव ने क्या क्या सीखा और मध्य पाषाण काल में मानव ने क्या क्या सीखा। अब जब हम आगे चलेंगे नव पाषाण काल में, तो अब उसने अगर आग का उपयोग सीख लिया है, मानव ने अगर आग का उपयोग सीख लिया है, तो आग के उपयोग से क्या मानव अब स्थायी जीवन व्यतीत कर सकता है? क्योंकि अभी तक क्या होता था कि उसे हमेशा अपनी जान बचाने के लिए जंगली जानवरों से भागना पड़ता था। जब उसने आग का उपयोग सीख लिया तो उसे पता चला कि जो जंगली जानवर हैं वो आग से डरते हैं। तो अगर वो आग से डरते हैं तो वो अपने चारों तरफ मतलब वो आग जला के बैठ सकता है मानव एक जगह पे, ताकि उसको इधर उधर भागना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर मानव ने एक तरह से स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। तो ये मानव का एक नई सीख मानव के लिए स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू किया यहाँ पर मानव ने। अब जब वो एक जगह पर रहेगा तो उसे क्या घर की ज़रूरत पड़ेगी? ज़रूर पड़ेगी। तो घर की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ मानव क्या सीखेगा? झोंपड़ी बनाना। तो यहाँ उसने झोंपड़ी बनाना सीखा। अब झोंपड़ी बना के एक जगह रहने लगा तो उसे समझ आया कि पेड़ कैसे लगते हैं, बीजारोपण कैसे होता है और कृषि कैसे कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उसने कृषि करना भी सीखा। कृषि करना सीखा। अब जब कृषि करनी सीख गया तो हमारे लिए दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला तो ये कि पहली कृषि किसकी की? तो सबसे पहले उसने उगाया कपास। कपास की खेती की गई सबसे पहले। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि कपास खाया तो नहीं जाएगा, तो खाने के लिए उसने सबसे पहले क्या उगाया? तो ऐसा अनाज जो खाया जा सके उसके लिए उसने उगाया जौ।
सबसे पहले खाने योग्य। ठीक है। और अब मानव स्थायी रहने लगा, ये मैंने बता दिया आपको। झोंपड़ी बनाना भी सीख लिया, कृषि करना सीख गया। कृषि करना सीख गया, अब झोंपड़ी बना के जब एक स्थान पर रहेगा तो क्या उसके संबंध बनेंगे? नहीं बनेंगे। संबंध बनेंगे तो ये होगा कि अब मानव ने साथ रहना सीख लिया। साथ रहना सीख लिया, साथ रहना सीखा, कृषि करना सीखा। अब कृषि तो कर ली, कृषि करने से धान उत्पन्न होगा। उस धान को रखने के लिए उसे बर्तन चाहिए। बर्तन चाहिए तो मानव ने अभी तक पहिए का उपयोग किस लिए सीखा था? सामानों को ढोने के लिए। अब मानव पहिए का उपयोग किसके लिए सीखेगा? बर्तन बनाने के लिए। तो यहाँ पर उसने मृद भांड बनाना शुरू किए। मृद भांड बनाए। जानवरों के शिकार के लिए उसने नई नई तकनीकें सीखी, जैसे पत्थर के औजार बनाकर वो कैसे शिकार कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने पत्थर के औजार बनाना शुरू किए। ये आप नोट कर लीजिएगा, नीचे आएगा नहीं कैमरे में। ठीक है, कि उसने पत्थर के औजार बनाना शुरू किए। एक चीज़ जो मध्य पाषाण काल में उसके लिए नहीं थी वो रह गई, वो थी कि मानव ने, अभी तक तो मानव जानवरों का शिकार ही कर रहा था, जानवरों का शिकार करके अपना पेट भर रहा था, लेकिन अब उसने देखा कि जानवरों को पालतू भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ उसने सबसे पहले एक जानवर को पालतू बनाया। तो वो पहला जानवर हमारे लिए ज़रूरी है, वो जानवर था कुत्ता। सबसे पहला पालतू जानवर जो था कुत्ता। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा कि मानव का विकास कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले वो घुमंतु जीवन व्यतीत कर रहा था, वस्त्रहीन था, सब कुछ कच्चा खा रहा था। उसके लिए आग का अस्तित्व था, लेकिन आग का अस्तित्व था, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं आता था। धीरे धीरे उसने आग का उपयोग करना सीखा और वस्त्र बनाना सीखा। वस्त्र बनाए तो किस चीज़ के वस्त्र बनाए? तो पेड़ों की छाल और पत्तों के वस्त्र बनाए और जानवरों के खाल के वस्त्र बनाए। ठीक है, अभी तक भी वो घुमंतु जीवन व्यतीत कर रहा है। अभी तक वो जानवरों को सिर्फ मार के खाने के लिए उपयोग कर रहा था, लेकिन उसे धीरे धीरे समझ आया कि इन्हें पालतू भी बनाया जा सकता है। तो मध्य पाषाण काल में उसने जानवरों को पालतू बनाना सीखा। तो पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता। ठीक है, अब जब मध्य पाषाण काल से नव पाषाण के काल की तरफ मानव बढ़ेगा, तो उसने जब आग को जलाना सीख लिया, तो उसके उपयोग से उसे पता चला कि जानवरों को वो अपने से दूर रख सकता है, जंगली जानवरों को अपने से दूर रख सकता है। जब जंगली जानवरों को अपने से दूर रखेगा तो मानव को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। भागने की जरूरत नहीं है तो वो एक स्थायी जीवन व्यतीत कर सकेगा। अब स्थायी जीवन व्यतीत करना है तो उसके लिए उसको झोंपड़ी की आवश्यकता होगी, तो वो झोंपड़ी बनाना भी सीख जाएगा। अब झोंपड़ी बनाएगा, एक जगह रहेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो उसे पता चलेगा कि पेड़ कैसे लगते हैं, कृषि कैसे होती है। तो धीरे धीरे उसने कृषि करना भी सीख लिया। अब जब कृषि करना सीख गया तो उससे जो धान उत्पन्न होगा, जो भी चीज़ उत्पन्न होगी, उसे रखने के लिए उसको बर्तन चाहिए होंगे। तो जब बर्तन चाहिए होंगे तो उसने क्या, पहिए के उपयोग से बर्तन बनाना सीख लिया। अब मानव धीरे धीरे साथ रहने लगा। जानवरों के शिकार के लिए उसने पत्थरों के नए नए औजार बनाए। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। तो ये देखा हमने मानव का विकास कि मध्य पाषाण का, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के दौरान मानव ने किस तरह अपना विकास किया। अब इनके जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो हमें किन किन जगहों से मिले, वो जगह भी हमारे लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब उन जगहों के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल में पहला हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं हैं
रायसेन मध्य प्रदेश में, रायसेन मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं उपस्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं जरूरी क्यों हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें हमें चित्रकारियाँ मिली है, और चित्रकारियाँ जो मिली है वो किसी एक काल की नहीं है, वो तीनों काल की हैं। पूरा पाषाण काल की भी हैं, मध्य पाषाण काल की भी हैं और नव पाषाण काल की भी हैं। तो भीमबेटका से हमें तीनों काल की चित्रकारियाँ प्राप्त होती है। तो इस जगह का उपयोग शायद मानव ने तीनों काल के दौरान किया है। भीमबेटका की गुफाओं का उपयोग मानव ने तीनों काल के दौरान किया है, तभी यहाँ पर तीनों काल की चित्रकारियाँ मिलती है। इसी के साथ भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया। इसकी महत्वता को देखते हुए यूनेस्को एक संगठन है जो सभी देशों में क्या करता है, जितने भी पुरातात्विक स्थल होते हैं जो कि इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी को संरक्षण प्रदान करने का काम करता है यूनेस्को। तो यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया। – 2003 में। यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चलती है भीमबेटका की गुफाओं से कि यहाँ पर प्रकृति पूजा के साक्ष्य मिले हैं, कि जो चित्रकारियाँ बनाई गई हैं उनसे हमें यह पता चलता है कि जो पाषाण काल का मानव था वो प्रकृति पूजा में विश्वास करता था। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट है भीमबेटका की गुफाएं। आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो मेहरगढ़ इंडिया में नहीं है, मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहाँ है? तो बलूचिस्तान है पाकिस्तान में, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि मेहरगढ़ से हमें सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हमें मेहरगढ़ से। ठीक है, अब कृषि से रिलेटेड मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे पहले भी, कि मानव ने सबसे पहले किसकी कृषि की और सबसे पहले खाए जा सकने वाले चीज़ कौन सी थी जिसकी कृषि की। तो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिसकी कृषि की वो था कपास, कॉटन। और सबसे पहले खाया, या जो भी कहें अपने खाया जा सकने वाला चीज़ जिसकी कृषि की वो था जौ। मेहरगढ़ के अवशेषों से हमें ये दिखता है, यहाँ के जो घर थे उनमें एक कॉमन चीज़ ये थी कि सभी के सभी घर कच्ची ईंटों के बने हुए थे। कच्ची ईंटों के बने थे और जो घरों की आकृति थी वो आयताकार थी। इसके साथ मेहरगढ़ में चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य, और चावल का ये साक्ष्य 7000 साल पुराना था। परंतु चावल का ये साक्ष्य, मेहरगढ़ में जो चावल का साक्ष्य मिला है, ये सबसे पुराना साक्ष्य नहीं है। इससे भी पुराना चावल का साक्ष्य मिला। तो सबसे पुराना चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला?
वो हमें मिला था लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ है? संत कबीर नगर यूपी। संत कबीर नगर यूपी। यहाँ का जो चावल था, यहाँ का चावल मेहरगढ़ के चावल से भी पुराना था ये भी करीब 7000 साल पुराना, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ना, तो ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन यहाँ का चावल फिर भी यहाँ के चावल से पुराना है। तो सबसे पुराना चावल हमें कहाँ से मिला? लहुरा देव, संत कबीर नगर यूपी। एक और इम्पोर्टेंट साइट वो है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ है? तो कोल्डी हवा है इलाहाबाद। इलाहाबाद यूपी में। और यहाँ से हमें क्या मिला? तो यहाँ से मिला, यहाँ पर भी हमें चावल का साक्ष्य मिला। लेकिन यहाँ का जो चावल का साक्ष्य था वो 6500 साल पुराना है। और अब हम चलते हैं अपनी लास्ट साइट की तरफ। हमारी लास्ट साइट है आज की बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? तो बुर्ज होम है जम्मू एंड कश्मीर में। बुर्ज होम है J&K में। बुर्ज होम से हमें क्या मिला? तो बुर्ज होम से मिला, एक तो हमें यहाँ पर मिले गर्तावास। गर्तावास मतलब, गर्त मतलब होता है गड्ढा। तो यहाँ के जो घर थे, यहाँ के जो लोग थे वो ऐसे रहते थे कि ये अंडरग्राउंड बना लेते थे और यहाँ एक कमरा होता था अंडरग्राउंड में, और उसके अंदर ये लोग रहते थे। साथ के साथ वो लोगों को भी ऐसे ही गर्तावासों में ही दफनाते थे। ठीक है, अंडरग्राउंड में होता था और बीच में एक कब्र बना देते थे, उसमें आदमी को दफना दिया, और आदमी के साथ साथ ये उसमें उसकी ज़रूरत के सामान जैसे अनाज और यहाँ तक कि उसका पालतू जानवर भी दफनाते थे। अनाज तो दफनाते ही थे, साथ के साथ उस आदमी के पालतू जानवर को भी इसके साथ दफनाते थे। यहाँ से हमें बहुत सारी ऐसी कब्रें मिली है जहाँ इंसानों के साथ उसका जानवर भी दफनाया हुआ मिला है। माना जाता है कि यहाँ के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जहाँ मानव को अनाज और उसके पालतू जानवर की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर ज़रूरत के जो भी सामान है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो हमें यहाँ से क्या मिलता है? गर्तावास मिलता है, और साथ के साथ यहाँ पर कई ऐसी कब्रें मिलती हैं जिनमें मानव के साथ उसके जानवर को या फिर अनाज को भी दफनाया हुआ मिला है। और हमें बुर्ज होम से क्या मिला? बस इतना ही है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा, पढ़ने में अच्छा लगा होगा। तो इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।